ओके ओके वेलकम आप सभी का ना। ठीक है, चलो अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाता है, होना भी चाहिए। जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दूसरी चीजों से आप डिस्कनेक्ट हो ही जाते हैं, और ये ऐसा ही होता है ना, सबके साथ ऐसे होता है, मॉलिक्यूल्स भी ऐसा ही करते हैं बेचारे। ठीक है। देखिए, आप बात ये कर रहे थे कि जब हमारा जेड स्कीम रन करता है ना, जब आप बात करते हैं कि जेड स्कीम जब रन करता है तो उसका मतलब यही था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम वाटर। ठीक है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है, और फोटोलाइसिस होने पे पानी टूटता है, और पानी टूटने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, H+ भी निकलते हैं, और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ये आपने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में डिस्कस किया था। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये अल्टीमेटली जो फोटोसिस्टम सेकंड है उसको जाते हैं, और फोटोसिस्टम सेकंड से बाद में ये फोटोसिस्टम फर्स्ट को जाते हैं, और बाद में अल्टीमेटली ये चले जाते हैं NADP+ को। और फिर बाद में जो होता क्या है कि जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, जैसे पानी से इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसको रिलीफ होता है ना, जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन, कि किसी से कुछ निकलता है, दिस इज ऑक्सीडेशन। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन वाटर स्प्लिट इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं वो अल्टीमेटली किसी को मिल जाते हैं, और वो किसको मिल जाते हैं, दे रीच टू NADP+। और जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इट गॉट रिड्यूस इनटू NADPH, राइट। तो ये रिड्यूस हो जाता है। तो बात तो ये थी कि पानी के इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो NADP+ के पास पहुंचने होते हैं। ठीक है, और ऐसा ही आप एक काम पढ़ते हैं जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, और रेस्पिरेशन में आप ये कहते हैं कि चलो भाई हम ग्लाइकोलाइसिस कराते हैं, गेटवे कराते हैं, क्रैब साइकिल रन कराते हैं, हमारे पास NADH2 FADH2 ये सब होते हैं। आप ये कहते हैं कि NADH2 बन जाते हैं, FADH2 बन जाता है, हम इनसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, यहाँ पे आप कहते हैं जेड स्कीम, और वहां पे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ETS चेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ETS सिस्टम पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और हमारे इलेक्ट्रॉन उस ETS में से होकर के किसको जाते हैं, ऑक्सीजन को जाते हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ पानी से निकलते हैं, NADP+ को पहुंचते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, उसका नाम है जेड स्कीम। ठीक है, कुछ बातें और भी हमारी अभी आने वाले हैं जिनको आप बिल्कुल होल्ड कर लेना, बिल्कुल क्लियरिटी से समझ लेना कि बातें क्या थी। ठीक है, जब आप रेस्पिरेशन की बातें करते हैं तो रेस्पिरेशन के अंदर NADH2 एंड FADH2 दे आर द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस कोफैक्टर्स, दीज आर द कोफैक्टर्स। जब एंजाइम काम करते हैं, स्पेशली दीज आर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आप में से कोई बता सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है? दिस इज स्टेप नंबर 6, याद आ रहा है आपको, बायोकेमिस्ट्री वाले? बायोकेमिस्ट्री वालों को याद आ रहा है ना कि ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप नंबर 6, जहां से आप NADH2 बनाते हैं। ठीक है, जब आप FADH2 की बात कर, भूलना नहीं है आपको, ये चीजें ऐसे भूलनी नहीं है, आपको धुंधला नहीं होना चाहिए, रिकॉलिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यू आर वेरी वेरी नियर टू द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, दिसंबर आने वाला है, तो आपको ये चीजें कैसे एक्सेप्ट होंगी भाई, कि आपको ये नहीं कि NADH2 कहाँ था, कौन सा एंजाइम था, डिहाइड्रोजिनेज, FADH2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना जरूरी है। ठीक है, ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। ओके, ठीक है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन थे वो इनके होते हैं, जैसे यहाँ पानी के थे वैसे यहाँ NADH2 एंड FADH2 के होते हैं, उनको ऑक्सीजन खींचता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रेस्पिरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो देने वाले ये हैं, लेने वाला ये है, और ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, पुल करता है। और पुल क्यों करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है, कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ना चाहता है ना, कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ना चाहता है, दिस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन पोटेंशियल, कि वो रिड्यूस होना चाहता है, तो वो रिड्यूस होने के लिए आतुर है, टेंडेंसी है उसकी, तो वो खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन खींचे चले आते हैं। बात को कैसे समझे,
कि इलेक्ट्रॉन ईटीएस में से खींचे चले आते हैं, क्योंकि खींचने वाला बहुत ताकतवर है, और वो कौन है? दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन खींच रहा होता है और इनमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं? इसको मिल जाते हैं, पानी बन जाता है। रेस्पिरेशन में यहाँ पे ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर पानी टूटता है और ऑक्सीजन निकल जाती है, तो जस्ट रिवर्स। ठीक है। दूसरी बात क्या है, वो ये था कि देखो यहाँ पे NaDH2 के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन तक खींचने के लिए और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन अगर लगी हुई है, जैसे आप बात करते हैं ना कि जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दें तो रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा। आपने कहा कि कुछ ऐसे पॉइजन्स हैं, आप उनको अप्लाई करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्सेज है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और अगर आप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं तो वहां पे आप ईटीएस को नहीं चला पाएंगे, ईटीएस होल्ड हो जाएगा। आप कहेंगे कि भाई इसके पीछे जाएंगे तो आपका टीसीए बंद हो जाएगा, गेटवे बंद हो जाएगा, तो फिर रास्ता बचता है कि चलो भाई ग्लाइकोलाइसिस को बार बार कराओ, तो फिर आप कोरी साइकिल की तरफ चले जाते हैं। तो वो बातें अलग प्रकार की थी। यहाँ पे देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन पानी के होते हैं, उनको NADP+ के पास भेजना होता है, लेकिन NADP+ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन है। तो होगा क्या कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बार बार गर्म करना पड़ता है। दिस इज द टू सिस्टम। ये दो ऐसी हीटिंग सिस्टम है जो लाइट को कैप्चर करके, दिस इज द एंटेना मॉलिक्यूल्स एंड क्वांटासोम्स, रिएक्शन सेंटर्स एंड असेसरी प्रोटीन्स, वो सारे मिलकर के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में काम करते हैं। तो दे एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है ना, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बार बार एनर्जी को सोखते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को गर्म करके यहाँ भेजने का काम करते हैं। तो ये सिस्टम कुछ अलग है। ठीक है ना, कि यहाँ पे ताकत को जमा किया जाता है। NADPH2 एक ताकत है जिसको हम बाद में डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ कुछ मतलब इकट्ठा किया जा रहा है, ताकत को इकट्ठा किया जा रहा है, और रेस्पिरेशन के अंदर तोड़ा जाता है तो वहां निकलती है एनर्जी, निकलती है। वो रिवर्स है, दोनों मैकेनिज्म रिवर्स है। एक में ताकत इकट्ठी हो रही है, दूसरी में ताकत को निकाला जाता है ना, ऐसा कुछ मीनिंग है इनका, सिंपल मीनिंग है। तो जब आप कह रहे हैं कि भाई ताकत को इकट्ठा करेंगे तो ताकत लाएंगे कहां से? तो ताकत कहां से लाएंगे? दिस इज द फोटोन एनर्जी hν। दिस इज द फोटोन एनर्जी hν। तो दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम अपनी अपनी वेवलेंथ को सोखते हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई एक फोटो सिस्टम फास्ट है, एक सेकंड है। फिर आप जब इनसे ये सारा करा रहे होते हैं जेड स्कीम के अंदर, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जब हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, इन चीजों को हम जानते हैं अब, तो बात ये आती थी कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करते हैं, दिस इज द वन पार्ट, कि दिस इज द वन पार्ट कि फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फास्ट, इनके बीच में कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स आते हैं। उसमें एक तो आपका है क्यूनॉन्स। ठीक है ना, आपको पता है कि यहाँ पे फियोफाइटिन भी आता है, और फियोफाइटिन के बाद में क्यूनॉन का नंबर आता है। ठीक है ना, यहाँ पे वो आपको याद करना है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस वो आते हैं, आपको पर्टिकुलर पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए कि जो फोटो सिस्टम सेकंड का जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उसके रिएक्शन सेंटर में एक डायमर के रूप में प्रेजेंट होता है, वहां से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं प्लास्टोक्यूनोन के पास, थियोफाइटिन के पास, और वहां से बाद में जाते हैं क्यूनोन के पास, और क्यूनोन फिर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, रिड्यूस होकर के जब वापस से रीऑक्सीडाइज होता है तो वो हाइड्रोजन को छोड़ देता है, H+ को छोड़ देता है। तो दिस इज कॉल्ड एज पंपिंग ऑफ H+। ठीक है ना, ये बातें आप वहां से समझ चुके थे। पंपिंग होती है, पंपिंग होती है तो क्या होता है कि एक साइड में H+ हम वो कम हो जाते हैं, दूसरी साइड में H+ ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया था कि बेटाइल कोड के अंदर वाली जो साइड है वहां पे H+ खूब सारे हो जाते हैं, बाहर की साइड को स्ट्रोमा बोलते हैं, उसमें H+ कम हो जाते हैं। जब मेम्ब्रेन के दोनों साइड में ग्रेडियंट होता है तो आप उससे ताकत, वो ग्रेडियंट ताकत है तो आप उसे एटीपी बना सकते हैं। वो आपने पीछे डिस्कस कर लिया था। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जब क्यूनॉन को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस फॉर्म। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म। और बात ये थी कि जब वो रिड्यूस फॉर्म दोबारा से रीऑक्सीडाइज होती है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो कहाँ दे सकती है? तो टू लाइंस। एक तो ये रास्ता था कि वो फेरस सल्फर प्रोटीन को दे, उससे साइटोक्रोम F को जाए, उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन को जाए, फिर फोटोसिस्टम 1 को जाए, और इसके बाद में कहाँ जाए? वो जाए NADP+ को। तो ये तो हमारी रेगुलर लाइन थी कि इलेक्ट्रॉन निकले तो वो इधर जाए, राइट। ये तो हम जेड स्कीम में पढ़ते भी हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया, और सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरा ही रास्ता फॉलो करता है। जो आपका पूरा का पूरा जो क्यू साइकिल है वो इसी पे बेस्ड है कि यहाँ से आपको दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दो में से एक इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया। ये तो बात क्लियर हो गई, ये तो जेड स्कीम में आप पढ़ते ही हो। दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B को जाता है, और साइटोक्रोम B से बाद में इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा? क्यूनॉन को जाएगा,
और फिर क्यूनॉन क्या सेमी क्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल जैसा कंडीशन बन रहा है ना, फ्री रेडिकल, ठीक है। और ये जो कंडीशन थी कि आप इसको जब डबल करेंगे, जब आप इसको डबल करेंगे तो ये चीज मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यूनॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। और जैसे ही क्यूनॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो अब ये क्या करेगा, अब ये जिधर है उधर से 2H प्लस को उठा लेगा, 2H प्लस को इसने और जोड़ लिया, तो ये बाद में वापस क्या करेगा, इधर और पंपिंग कर देता है। तो दिस इज द क्यू साइकिल, कि होता तो ये है लेकिन उनमें से आधा वापस इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ऐसे दो आधे मिलकर के वापस ये जो काम कर रहा था कि 2H प्लस की पंपिंग वो दोबारा से होती रहती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि एक रास्ता ही अलग था। क्या रास्ता था अलग, वो उसमें ये था कि चलो एक इलेक्ट्रॉन तो जेड स्किन के अकॉर्डिंग यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस रास्ते को फॉलो करता है। इसकी वजह से जो क्यू साइकिल है उसका सिग्निफिकेंस है। और सिग्निफिकेंस क्या था कि एक्स्ट्रा पंपिंग हो जाती है। और पंपिंग का मतलब क्या है, पंपिंग का मतलब है प्रोटॉन मोटिव फोर्स यानी कि ग्रेडियंट, और आप इसे एटीपी बना सकते हैं। और जब आप कहते हैं कि भाई चलो हम फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके एटीपी बनाएंगे, तो दिस विल बी कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप इसको क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। 1 सेकेंड, ओके ना, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको क्यूनॉन साइकिल को लेकर के। चले आगे, ओके ना। देखिए इसके बाद में वो सारी बातें थी कि प्लास्टोक्यूनोन प्लास्टोसाइनिन कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फोटोसिस्टम सेकंड फेज के बीच में, ये हमारी जेड स्कीम में बातें हो गई थी। अल्टीमेटली NADP प्लस को पहुंच जाते हैं, ये भी बातें हो गई थी। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं। वन इज द DCMU, कि ये यहाँ पे जो क्यूनॉन के बीच में जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का उसको डिस्टर्ब कर देता है। ऐसे जो पाराक्यूएट है ये आपको कहाँ काम करता हुआ मिलेगा, फोटोसिस्टम फेस्ट और NADP प्लस के बीच में, ये यहाँ पे वर्क करता है। दोनों ही चीजें इंटरेस्टिंग भी हैं और क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि लास्ट पेपर्स में से ने पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि DCMU कहाँ काम करता है और पाराक्यूएट कहाँ काम करता है। हाँ, जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो जेड स्कीम डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर जेड स्कीम डिस्टर्ब हो गई इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब हो गया तो आप कहेंगे कि भाई NADPH नहीं बनेगा। अब NADPH नहीं बनेगा तो आप डायरेक्ट रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो सकता। और डायरेक्ट रिएक्शन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्लांट हैव टू डाई। तो दे आर हर्बिसाइड्स, ठीक है, दे आर हर्बिसाइड्स, कि अगर आप इनको अप्लाई कर रहे हो तो जिस पौधे के अंदर ये अप्लाई हो जाएंगे या जिस पौधे के अंदर ये वर्क करेंगे तो आप उसकी जेड स्कीम डिस्टर्ब कर रहे हो। जेड स्कीम से आप उसका डायरेक्ट रिएक्शन खराब करने वाले हो और डायरेक्ट रिएक्शन खराब हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस खराब कर रहे हो तो वो मरने वाला है, यानी कि उसमें जो सिंथेसिस है वो नहीं हो रहा। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि अगर कोई सिंथेसाइज नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, रेस्पिरेशन तो करना पड़ेगा। और रेस्पिरेशन करेगा तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स उनका लॉस तो होगा ही होगा। तो प्लांट्स हैं बना सकते थे लेकिन आपने इनका बनाना डिस्टर्ब कर दिया और रेस्पिरेशन लॉस चालू रहेंगे तो पौधा अचानक से मर जाएगा क्या। आपने DCMU को और पाराक्यूएट को अप्लाई किया तो जो खरपतवार है वो डालते ही खत्म हो जाएगी क्या। एनीवन, आपके पास क्या लॉजिक है, आंसर कैसे देंगे इस बात का। हाँ साहिब, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ही है ना कि भाई कमाना बंद हो गया तो कोई बात नहीं, खर्चे तो चालू हैं और एक ना एक दिन पॉकेट खाली हो जाएगी और उसके बाद में
मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। स्टोर रहता है और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आपको खाना ना मिले तो ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन खाना नहीं मिला उसी दिन डेथ हो जानी है, राइट। हाल का प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कब होगा? फास्ट वाले दिन या स्टारवेशन के बाद में? ऐसा क्यों कह रहे हो? कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा, देन आफ्टर जो लिपिड डिपोजिशन है वो बर्न होगा और अल्टीमेटली जो प्रोटीन्स हैं वो डिग्रेड होते हैं। तो अगर आपको एक लाइन याद आ रही हो तो उस लाइन में ये भी था कि आप फैट को जलाएंगे तो उससे एनर्जी बना सकते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं बना सकते। और फिर ये आता है कि आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन हैं जैसे कि हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, ये सब ग्लूकोज को एक्सटेंसिवली कंज्यूम करते हैं। इवन आपके जो आरबीसीज हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं वो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो वो टीसी चला ही नहीं सकते, गेटवे कर ही नहीं सकते, तो उनको ग्लूकोज चाहिए, वो ग्लूकोज से काम चलाते हैं ना। तो चाहे आप खाएं या ना खाएं या कुछ भी आपकी हालत हो, बॉडी को नहीं पता, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, ब्लड में ग्लूकोज चाहिए और ब्लड में ग्लूकोज कम हुआ तो एक हार्मोन काम करने लग जाता है और बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हुआ तो दूसरा हार्मोन काम करने लग जाता है। तो पुनीत बताएगा कि बॉडी में ग्लूकोज कम होने पे कौन सा हार्मोन काम करता है? ग्लूकागॉन। और ज्यादा होने पे? ठीक है, वो कहते हैं भाई चलो कम हो गया अब इसमें डालो, ठीक है ना। और इंसुलिन कहता है कि ज्यादा हो गया चलो इसको हटाओ, ठीक है। तो यह कैसे हटता है ब्लड से ग्लूकोज? ब्लड में से ग्लूकोज कम कर, इंसुलिन ये कह रहा है कि भाई हटाओ इसको, ज्यादा हो गया, तो क्या तरीका हटाने का? ग्लाइकोजन में कितना करेंगे? सारे ग्लाइकोजन सिंथेसिस करने वाले सारे एंजाइम फुल काम कर रहे हैं, फिर भी ग्लूकोज ज्यादा हो रखा है। अब क्या करें इसका? किसी आदमी से आप 24 घंटे काम करा सकते हो, उससे 28 घंटे कैसे कराओगे? तो बाकी काम किसी और से कराओ। क्या करें? क्वेश्चन आता है, सी सर पूछता है ऐसी बातें, आपको पता होनी चाहिए कि भाई किसी चीज को कम कैसे कर सकते हैं, तो उसको जमा कर दो या जला दो उसको। कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई चीज और आपको उसको कम करना तो क्या करेंगे? या तो उसको कहीं ठिकाने लगा दो या उसको जला दो। तो ग्लूकोज कैन बी बर्न, ग्लूकोज कैन बी बर्न, ग्लूकोज को जलाया जा सकता है। ग्लूकोज को जलाने का एक रास्ता है कि आप उसको ग्लाइकोलाइसिस में डालिए और टीसीए में डालिए। वो तब होगा जब सांस आ रहा हो, ऑक्सीजन आ रही हो, ठीक है ना, वरना नहीं जला सकते। बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं जलता, राइट। और इसी जलने को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं और नहीं जलने को आप बचा हुआ रहना कह सकते हैं। और यही चीज जो नहीं जल पाई जब ऑक्सीजन की कमी थी, दिस द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द ग्लोब, कि जब हमारी धरती के ऊपर ऑक्सीजन नहीं था तो उस समय पे काफी सारा जो हमारे लाइफ फॉर्म्स है दे हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। हाँ, ऑक्सीजन आने के बाद में दिक्कत हुई है कि ऑक्सीजन से सिस्टम चलते भी हैं और ऑक्सीजन से ही सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये बातें आपकी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बातें भी हमारी हो गई थी। देन आफ्टर कुछ डैमेज को लेकर के बातें थी, रिपेयर और डैमेज को लेकर के ना, क्वेंचिंग की बात आई थी। तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन अबाउट क्वेंचिंग, कि क्वेंचिंग क्या है? आप लास्ट क्लास में क्वेंचिंग की बात हमने की थी कि क्वेंचिंग एक रास्ता है कि सिस्टम खराब ना हो जाए, उससे बचाने का एक रास्ता ये है कि आप क्वेंचिंग कर दीजिए। तो आप तो ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन अबाउट क्वेंचिंग, कि क्वेंचिंग क्या था और सिस्टम को क्वेंचिंग से क्या फायदा है?
यस, वेरी गुड। हाँ, बात देखो वेरी सिंपल तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि आपके पास सिस्टम है, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट, और सिस्टम का मतलब आप इनको जोड़ देंगे तो ये जेड स्कीम है, राइट। और आप कह रहे हैं कि भाई चलो रोशनी आ रही है, धूप आ रही है, तो ये गर्म हो रहा है, और गर्म होना जरूरी है क्योंकि इनमें वो है पिगमेंट, वो क्या करते हैं, वो फोटोन एनर्जी को सोखते हैं। तो सिस्टम जब गर्म हो रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है क्या? यस, इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में चला जाएगा, और एक्साइटेड से ग्राउंड में कब आएगा? जब इसको रिवर्स आना हो तो एनर्जी उसको छोड़नी पड़ेगी ना, राइट। और फिर आप ये कहें कि भाई इतना सारा हीटिंग हो रहा है कि कोई ग्राउंड स्टेट में आ ही नहीं पा रहा है, सब एक्साइट हो गए वहां पे। तो ऐसी हालत के अंदर कि दिस इज द मैटर ऑफ सैचुरेशन। दूसरी साइड में आप क्या कह रहे थे कि जितने भी आपके एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे अपने एनर्जी को किसको दे देते हैं? रिएक्शन सेंटर को, रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। अब रिएक्शन सेंटर में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो बाद में जेड स्कीम में ट्रेवल करता है। ये बात हम जेड स्कीम से जानते हैं, ठीक है। तो बात ये थी कि भाई आप सिस्टम से ऐसा काम कराने वाले हैं, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके जेड स्कीम में चलाएंगे और बाद में आप डीपीएस2 बनाएंगे, फिर आप उसे डायरेक्ट रिएक्शन कराने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये होगा किससे? रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाए, फिर वो इसमें जाए, राइट। तो ये जब सारा सिस्टम सैचुरेट हो जाता है कि जितना काम होना था वो तो हो ही रहा है, उसमें जितनी एनर्जी चाहिए वो तो ली जा रही है काम में, उसके बाद में एक्स्ट्रा और आ रही है, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी से क्या करें? आप उससे एक्स्ट्रा एनर्जी से क्या कर सकते हैं? भी किसी और को एक्साइट करके उसके इलेक्ट्रॉन निकाल दो, लेकिन वहां पे रिएक्शन सेंटर तो लिमिटेड है। तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वो प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रॉब्लम है कि एनर्जी का कम होना भी प्रॉब्लम है, एनर्जी का ज्यादा होना भी प्रॉब्लम है कि ज्यादा एनर्जी हुई तो बॉन्ड टूट जाएंगे। कि जो बॉन्ड्स हैं, अगर किसी पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी अगर उसको दी जाए तो बॉन्ड विल बी डिस्टर्ब, और अगर ऐसा हुआ तो आपके जो सिस्टम्स हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे। तो जो सिस्टम कुछ बना के दे रहा था वो सिस्टम ही नहीं बचेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप जो गर्म हो रखा है ना, आप उसकी हीटिंग को, जैसे यहाँ पे क्लोरोफिल की बात होती है, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एक ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्लोरोफिल काम तो क्लोरोफिल एक को करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसको देने हैं। अब ये गर्म हो रहा है और इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो इसको वापस ग्राउंड स्टेट में लाना है, तो जो एक्स्ट्रा हीटिंग हो रही है आप इसकी हीटिंग को किसी को ट्रांसफर करा दो कि चलो भाई आप गर्म मत रहो, आपकी प्रॉब्लम मैं किसी और को दे देता हूं, कि आपने इसको रिलीफ दे दिया। दिस इज कॉल्ड क्वेंचिंग। ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम करते हैं यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स। जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो क्या काम करेंगे कि वो अपने जो क्लोरोफिल की जो एक्साइटेशन एनर्जी है उसको वो रिसीव कर लेते हैं, और फिर वो इसको हीट के रूप में, एक होता है कि नंबर 1 ही काम करे, और एक होता है कि नंबर 1 की एनर्जी को नंबर 2 ले ले और वो इसको खराब कर दे। तो ऐसा काम ये कर रहा है कि इसने इसकी एनर्जी को ले लिया और लेकर के जब अपनी ग्राउंड में आता है तो इसको छोड़ देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब सिस्टम सैचुरेट हो गया तो और उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए सिस्टम एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो उस एनर्जी का करें क्या? तो उसका ये था कि भाई चलो कोई दूसरा ऐसा कंपाउंड हो या दूसरा कोई ऐसा मेंबर हो जो इसको कहीं हटा दे या कैसे भी इसको यहाँ से हटा दे, उसको ले आओ। वो कौन है? दैट द कैरोटीनॉइड्स। वो क्या करते हैं? एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं। सिस्टम को बचाने का तरीका है कि सिस्टम सैचुरेट हो गया, फिर आप कह रहे हैं कि चलो हम तो यही एनर्जी डालेंगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो उससे बचने का तरीका है कि आप उस एनर्जी को कहीं और ठिकाने लगा दीजिए। दिस विल बी लॉस्ट एट द फॉर्म ऑफ हीट बाय द एक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स कि दे कैन कैप्चर, कि वो उस एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। जो एक्साइटेशन एनर्जी जो क्लोरोफिल के पास होती है ना उसको कैप्चर करके वो उसको लॉस्ट कर देते हैं, लॉस्ट। तो वो प्रॉब्लम थी, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रॉब्लम थी, वो अब गई, ठीक है, लॉस्ट हो गया, तो सिस्टम बच गया। दिस द क्वेंचिंग, ठीक है। ये चीज आपको क्वेंचिंग के रिगार्डिंग समझनी थी।
ओके। इसके बाद में बात आती है कि कुछ जैंथोफिल्स है, जैंथोफिल्स आर पिगमेंट्स, ठीक है, ये जैंथोफिल्स है। सम जैंथोफिल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन एनर्जी डिसिपेशन। बात हुई थी कि जब जरूरत से ज्यादा फोटोन एनर्जी सिस्टम को मिल रही है तो वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उसका ठिकाना एक तो आपने कहा कि क्वेंचिंग से कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये था कि कुछ जैंथोफिल्स हैं वो भी एनर्जी को डिसिपेट करने का काम करते हैं। तो एक बार हम उनकी बात कर लेते हैं कि हमारे जो जैंथोफिल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो नॉट ओनली द नॉट नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, जो आपने कैरोटीनॉइड्स की बात की कि मेजर प्रोसेस रेगुलेटिंग द डिलीवरी ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर कैन बी थॉट एज ए वॉल्यूम नॉब। की बात ये सब था कि वे रिएक्शन सेंटर को कितनी एनर्जी दें जो उसको चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी कहीं हम खराब कर दें। तो एक कंट्रोल है कि जितनी जरूरत है बस उतनी दी जाए, बाकी को कहीं हम डिस्टर्ब कर दें, डिसिपेट कर दें। तो जस्ट लाइक ए नॉब, कि एक जैसे रेगुलेटर होता है ना, वैसे दैट एडजस्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी, कि जितना भी एक्साइटेशन आ रहा है ना, एक्साइटेशन एनर्जी टू द फोटो सिस्टम सेकेंड रिएक्शन सेंटर टू ए मैनेजेबल लेवल, कि जितना उसको चाहिए उतना ही उसके पास जाना चाहिए, उससे ज्यादा वो कहीं डिस्टर्ब हो जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। जैसे आप सुबह की बात करें या शाम की बात करें तो लाइट इंटेंसिटी अलग होती है, दोपहर में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। कैन यू डिफाइन मी व्हाट डू यू मीन अबाउट इंटेंसिटी? इंटेंसिटी क्या होती है? है नो नो, एनीवन मोर? आप मुझे थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बताइए कि इंटेंसिटी को आप क्या मानते हैं, तीव्रता क्या होती है, ठीक है ना? तीव्रता क्या होती है? इकाई समय में कितने फोटोन टकरा रहे हैं? इम्पिंगिंग याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या कि सतह के ऊपर कितने फोटोन इकाई समय में, यूनिट सेकंड के अंदर कितने फोटोन सतह के ऊपर रिसीव हो गए? दिस इज कॉल्ड एज इम्पिंगिंग। जस्ट लाइक बम्बार्डिंग ऑफ फोटॉन्स, कि जो पत्ती की सतह होती है, पत्ती की नहीं पूरी धरती की सतह के ऊपर फोटोन टकराते हैं, इम्पिंगिंग उनकी रेट है। हाँ, जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है तो ज्यादा टकराते हैं, लाइट इंटेंसिटी हाई। और जब बात हम सुबह और शाम की करते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है ना? और दूसरी और भी कंडीशंस हैं, वो डिपेंड कराती है कि भाई कितनी एनर्जी है वो पहुंच रही है रिएक्शन सेंटर को, फोटोन एनर्जी कितनी पहुंच रही है। तो डिपेंड करता है, यानी कि दिन के हर समय पे ये बराबर नहीं रहता है। दिस इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, कि सन की कंडीशन क्या है, बादल आ गए, क्लाउड्स हो गए, बारिश आ गई या और कोई मैटर हो गया, तो ये इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती है। फिर सिस्टम तो वैसे ही काम करेगा। अब कम हो गया तो सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, ज्यादा हो गया तो सिस्टम को मैनेज कैसे करना है, तो कंट्रोल होता है नॉब। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मशीनें कितनी शानदार तरीके से डिजाइन की हुई है कि कम ज्यादा को कैसे एडजस्ट किया जाता है। The process appears to be an essential part of the regulation of antenna system, क्योंकि लाइट को सोखते तो कौन है? एंटेना मॉलिक्यूल ही सोखते हैं। तो सोखने वाले को एडजस्ट कर दिया तो अब कितनी लाइट आगे, कितनी एक्साइटेशन एनर्जी, दिस इज अबाउट एक्साइटेशन एनर्जी, कि कितनी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को पहुंचेगी। ये अगर आपने एंटेना को कंट्रोल कर दिया, वही है जैसे आप किसी सिग्नल को कितना चाहते हैं तो रिसीवर को आपने एडजस्ट कर दिया तो आप सिग्नल की इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपके जितने भी एल्गी हैं, प्लांट्स हैं, वो ये एडजस्टमेंट अपने एंटेना मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट करके करते हैं, ठीक है? इसमें आपको एक पहली चीज डिस्कस करनी है कि नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग क्या होती है, ठीक है? जो आपने कैरोटीनॉइड्स वगैरह की बात की, जैसे फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, लेकिन अब हम बात करेंगे कि नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग वो क्या होती है। तो इज द क्वेंचिंग ऑफ क्लोरोफिल फ्लोरोसेंस, ठीक है ना? फ्लोरोसेंस का मतलब एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोसेंस, की एक चमक के रूप में एनर्जी का लॉस होता है ना, बाय प्रोसेस अदर देन फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है?
एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग क्या होगा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी इन द एंटेना सिस्टम कॉज बाई इंटेंस इल्यूमिनेशन, का मतलब जो रोशनी होती है उसके लिए इल्यूमिनेशन यूज किया जाता है, आर क्वेंच्ड बाई कन्वर्जन इनटू हीट, यानी कि जो एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी काफी सारी एनर्जी को हीट के रूप में लॉस्ट कर देते हैं। दिस इज अबाउट नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। तो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग इज थॉट टू बी इन्वॉल्वड इन प्रोटेक्टिंग द फोटोसिंथेटिक मशीनरी, कब, जब ओवर एक्साइटेशन की प्रॉब्लम हो रही हो या उसके बाद में अगर सिस्टम को डैमेज होने की संभावनाएं हो, तो जब बात आती है कि ज्यादा एनर्जी अगर सिस्टम के पास आ रही है तो सिस्टम का ओवर एक्साइटेशन ना हो जाए या सिस्टम को डैमेज ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए, सिस्टम को उससे बचाने के लिए जो आपके एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं इधर नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग को वो परफॉर्म करते हैं कि वो एनर्जी को लॉस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। कौन करेंगे, एंटेना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द मोलिकुलर मैकेनिज्म की ये काम होता कैसे है, द मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग ये ज्यादा अच्छे से पता नहीं है, बट ऑल्दो इट इज क्लियर दैट, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि मेन पार्ट क्या है कि द पीएच ऑफ द थाइलेकोइड ल्यूमन, कि थाइलेकोइड जो आपने लिया और थाइलेकोइड का जो ल्यूमन है, क्योंकि थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, दिस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उसी में आपने यहाँ पे बता रखे हैं कि देयर द पोजीशन ऑफ क्वांटासोम्स, की रिएक्शन सेंटर्स यहीं पे लगे हुए हैं, और उसके अंदर जो है दिस इज द ल्यूमन, थाइलेकोइड ल्यूमन, और थाइलेकोइड ल्यूमन के अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल होता है, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन को वी कैन डिफाइन द फॉर्म ऑफ पीएच, तो दिस इज द पीएच ऑफ द थाइलेकोइड ल्यूमन एंड द स्टेट, और अवस्था क्या है या कंडीशन क्या है, किस चीज की अवस्था, द एग्रीगेशन, झुंड बनना ना, ऑफ द एंटेना कॉम्प्लेक्सेज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कि थाइलेकोइड की ल्यूमन जो है उसका पीएच क्या है, एक तो ये चीज, और दूसरी चीज की जो एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे लगे हुए हैं, या मेम्ब्रेन के अंदर जब क्वांटासोम की बात करें, देखो क्वांटासोम के अंदर बहुत सारे जो एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं और रिएक्शन सेंटर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ लग करके गुच्छा बनाते हैं ना, तो उसमें वो कैसे लगे हुए हैं, उनका स्टेट क्या है, उनकी अवस्था क्या है वो, और पीएच क्या है ल्यूमन का, ये डिपेंड कराती है कि जो क्वेंचिंग है, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है वो किस प्रकार से होगी। होता क्या है कि थोड़ा सा आप इस चीजों को दिमाग में रखें कि यू आर वर्किंग फॉर CSIR चैलेंज, ठीक है ना, और जो बाकी चीजें हैं जैसे क्या होता है लाइट रिएक्शन, गैड स्कीम वगैरह वगैरह, ये सब जानते हैं और बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं, आपको उनकी रिगार्डिंग ज्यादा चीजें नहीं समझनी। हाँ, अब ये चीजें ज्यादा अच्छी हैं, जैसे आप यहाँ पे क्वेंचिंग पढ़ रहे हैं, फोटोकेमिकल, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, बाद में डैमेज की बातें भी आएंगी, प्रोडक्शन की बातें भी आएंगी, ये ज्यादा अच्छी है। CSIR के जो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करना कि कंट्रोल, जैसे पीछे जब आप बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बार बार ये चीज समझाई थी कि जो कोई पाथवे है उसको आपको एज इट इज से तैयार करने पे ज्यादा फोकस नहीं देना, आपको उनके कंट्रोल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आप पिछले पेपर्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो पेपर्स में मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं दे आर बिलोंगिंग टू द रेगुलेशन पार्ट, रेगुलेशन कंट्रोल। देखो होता क्या है, ये तो सारी बुक्स में लिखा हुआ है, सब जानते हैं, सबको पता है कि क्या होता है। आपको आगे JRF दे करके गवर्नमेंट साइंटिस्ट बनाना चाहती है, आपको रिसर्च में भेजना चाहती है, तो आप कुछ अच्छा कब करेंगे जब आप जो किताबों में लिखा है वही आपको आता है, तो वो काम का नहीं है। आपको उससे आगे कि आप किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें या सिस्टम की बात करें या कंपोनेंट की बात करें, तो उसमें आप छेड़खानी कैसे कर सकते हैं, उसमें ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल की बातें आती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन है और नीड भी इसी चीज की है, तो आपको तैयार भी इसी चीज के लिए करना अपने आप को, ठीक है। तो आप बात कर रहे थे कि भाई जब ज्यादा लाइट सिस्टम को मिल जाती है तो उस एनर्जी को हीट के रूप में डिसिपेट करने के लिए हमारे जो एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं।
फिर बात ही थी कि भाई कितनी लाइट मिलेगी, ये तो डिपेंड करता है कि एंटेना मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं। अब एंटेना मॉलिक्यूल्स को सेट कर दें तो लाइट भी सेट हो जाएगी, यानी एक्साइटेशन को आप सेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग होती कैसे है, और इस सेटिंग के पीछे जो चीज जिम्मेदार है उसमें एक तो आपने कहा कि पीएच जिम्मेदार है, और दूसरे आपने कहा कि एंटेना मॉलिक्यूल्स कैसे लगे हुए हैं वो चीज जिम्मेदार है। दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। दीज आर द कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स, जो जैंथोफिल्स हैं ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वन इज वायलोजेंथिन, दूसरा है एंथेराजेंथिन, और तीसरा है जियाजेंथिन। तो ये तीन पर्टिकुलर पिगमेंट्स हैं एंड दीज पिगमेंट्स आर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी जैंथोफिल्स, और ये एक्चुअल में क्या है, कैरोटीनॉइड्स हैं, और ये इस कंट्रोल के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कैसे काम करते हैं उसको हम समझेंगे कि ये वायलोजेंथिन, एंथेराजेंथिन और जियाजेंथिन ये हमारे इस डिसिपेशन के लिए या जो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है, ओवर एक्साइटेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा गौर से समझना बातों को कि जब लाइट ज्यादा होती है, इन हाई लाइट इंटेंसिटी जब ज्यादा होती है, जैसे आप सोच लीजिए दोपहर का टाइम हो गया, तो दोपहर के टाइम के अंदर सिस्टम को जितनी एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा मिल रही है उसको, तो ओवर हो रहा है ना, ज्यादा एनर्जी मिल रही है। तो इन हाई लाइट कंडीशन यानी कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आपका जो कंपाउंड है वायलोजेंथिन पिगमेंट, तो ये एंटेना मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट है, वहां पे क्वांटासोम का हिस्सा है। तो वायलोजेंथिन क्या करेगा, इज कन्वर्टेड इनटू जियाजेंथिन, और जब ये वायलोजिया में कन्वर्ट होता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, दिस इज कॉल्ड एज एंथेराजेंथिन, ठीक है। तो बात ऐसी थी कि जैसे ही लाइट काफी तेज होती है तो हमारा जो वायलोजेंथिन है वो पहले एंथेराजेंथिन में कन्वर्ट होता है, और बाद में एंथेराजेंथिन है वो जियाजेंथिन में कन्वर्ट होता है इन हाई लाइट। जब हाई लाइट की बात आएगी तो आप इस एरो को फॉलो करना, दिस वन इज द एरो, कि वायलोजेंथिन will convert into एंथेराजेंथिन and एंथेराजेंथिन will convert into जियाजेंथिन, ठीक है। और ये कन्वर्जन करता कौन है, बाय द पर्टिकुलर एंजाइम कॉल्ड वायलोजेंथिन डिपॉक्सीडेज। थोड़ा सा आप इसको ध्यान दे लेना, ये पर्टिकुलर जो कन्वर्जन है कि वायलोजेंथिन एंथेराजेंथिन के रास्ते से जियाजेंथिन में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन है, दिस एंजाइम इज वायलोजेंथिन डिपॉक्सीडेज, ठीक है, ओके। अब देखिए ये काम हुआ कैसे, अगर आप इसको देखें, दिस द वायलोजेंथिन स्ट्रक्चर, और वायलोजेंथिन स्ट्रक्चर और एंथेराजेंथिन स्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करें तो कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये अंतर यहां मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये दिस इज द 2H, और ये H2O के रूप में निकल रहा है, ऑब्वियसली ये जो ऑक्सीजन है ये इसमें से रिमूव हो गया, राइट। और ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, और दिस इज कन्वर्टेड टू पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ के जो हाइड्रोजन थे 2H वो यहाँ से निकल गए, ऑक्सीजन इनके साथ में जुड़ गया, और ये कंडीशन किस में कन्वर्ट होगी, इस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी। अब आप इसको क्या बोल रहे हैं, एंथेराजेंथिन बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके साइड में और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब एंजाइम काम करता है तो इट विल यूज एस्कॉर्बेट। आप इसको बता सकता है कि ये क्या है, एस्कॉर्बेट क्या होता है? रूपाली, एस्कॉर्बिक एसिड किसमें? ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। चंचल आप बताना। विटामिन सी का ही दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। हाल का आप कुछ बताओगे? एंटीऑक्सीडेंट है क्या? क्या ये वाटर सोल्यूबल है? यस,
ठीक है, वाटर सोल्यूबल फेज के अंदर, यानी कि लिक्विड फेज के अंदर हमारी बॉडी से जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसको करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो काफी सारी बातें इसके रिगार्डिंग हुई होंगी, और जब आप कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस पढ़ रहे थे तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देगा ना, थोड़ी सी चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि दिस इज अबाउट विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बेट ये उसका एनाइन फॉर्म है ना, उसमें से H प्लस निकल गया तो ये उसका एनाइन है जिसको आप एस्कॉर्बेट बोल रहे हैं, अदरवाइज ये एस्कॉर्बिक एसिड ही है ना, ऐसा कुछ बात थी। ठीक है, तो जब हाई लाइट कंडीशन थी ना, ऐसे ऐसे इसको समझिए कि जब लाइट काफी ज्यादा है तो हाई लाइट होने पे क्या हो रहा है कि वायलोजेंथिन विल बी कन्वर्टेड इनटू एंथेराजेंथिन एंड फर्दर द एंथेराजेंथिन विल बी कन्वर्टेड इनटू जियाजेंथिन। और जब आप बात करते हैं कि भाई एंथेराजेंथिन और जियाजेंथिन में क्या फर्क है, तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा कि दिस इज द मैटर ऑफ द सेकंड, कि अगली बार जो वर्क हो रहा है वो यहाँ हो रहा है कि दिस विल कन्वर्ट टू सेम लाइक दैट कंडीशन, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो अगर लाइट तेज है, हाई लाइट इंटेंसिटी कंडीशंस के अंदर एक बार यहाँ वाला फॉर्म और सेकंड टाइम यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे, कंपाउंड आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जियाजेंथिन के अंदर अंडर हाई इंटेंसिटी। ये जो हाई इंटेंसिटी की बात आएगी तो हमारा कन्वर्जन इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब जब लाइट कम होगी, जैसे आपने कहा कि दोपहर में ये सब हो रहा है, तो अब दोपहर के बाद में शाम होगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी कम दोपहर शाम से नहीं समझना है, आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समझना है कि जब प्रॉब्लम थी तो ये हो गया, अब लाइट जरूरी तो नहीं कि उतनी ही मिलेगी, रिएक्शन सेंटर जैसे रिलीफ में आएगा तो अब लाइट इंटेंसिटी कम हो गई है, तो व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, कि उल्टा हो जाएगा इसका। क्या होगा कि दिस वन कि जियाजेंथिन कन्वर्ट इनटू एंथेराजेंथिन एंड एंथेराजेंथिन विल कन्वर्ट इनटू वायलोजेंथिन, और यहाँ पे NADPH कोफैक्टर्स के रूप में काम आ रहे हैं। ठीक है, तो एक साइड में जब हाई इंटेंसिटी है तो वायलो से जिया बन जाता है, और जब लो इंटेंसिटी है तो जिया से वापस वायलो बन जाता है। ठीक है ना, ऐसा मैटर था कि लाइट ज्यादा हुई तो जिया बन गया और इंटेंसिटी कम हुई तो वायलो बन गया, ये वाइस वर्सा, ये डिपेंड करते हैं कि भाई इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है। ठीक है, binding of protons and zeaxanthin to light harvesting antenna protein is thought to cause conformational changes in that lead to quenching and heat dissipation। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि भाई ये जो मैकेनिज्म है इसका एग्जैक्ट तरीका क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो आपका क्वांटासोम है, इस क्वांटासोम में एंटेना मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, और ये एंटेना मॉलिक्यूल्स को क्या करना होता है, इन एंटेना मॉलिक्यूल्स को एनर्जी को डिसिपेट करना होता है, बस एनर्जी को डिसिपेट करना होता है। डिसिपेट कब करना होता है, जब हाई इंटेंसिटी होती है, यानी कि जब एंटेना मॉलिक्यूल्स को एनर्जी को खराब करना है या डिसिपेट करना है तो उस समय पे जियाजेंथिन काम करेगा। ठीक है, उस समय पे जियाजेंथिन बनेगा, और जियाजेंथिन की वजह से एंटेना मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है कि लाइट हार्वेस्टिंग एंटेना प्रोटीन जो है उनका कंफर्मेशन चेंज हो जाएगा, कि जियाजेंथिन की वजह से कि आपके जो एंटेना मॉलिक्यूल्स जो कि फोटो सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे, अब उनका ओरिएंटेशन जो लाइट को कैप्चर करने वाला ओरिएंटेशन था उसके बजाय कुछ और हो जाएगा, तो अब वो लाइट को कैप्चर करना छोड़ देंगे। तो लाइट को कैप्चर करना छोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक्साइटेशन था वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और दिस विल कॉज टू द लीड ऑफ क्वेंचिंग, और एनर्जी को वो डिसिपेट कर देंगे। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ एडिशनल बातें और ऐड कर सकते हैं कि जो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है appears to be preferentially associated with a peripheral antenna complex of photosystem second।
जो फोटो सिस्टम सेकंड है, फोटो सिस्टम सेकंड के साथ में जब उसके साथ वाली प्रोटीन्स को आप लेते हैं तो वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो उसी में प्रोटीन दिखता PSBS प्रोटीन, जो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के लिए काम करती है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, और तो यहाँ पे ऐसी कोई चीजें नहीं थी जो आप, ठीक है, चलो इस फिगर को आप और समझ लीजिए कि ये ओवरऑल पिक्चर है। ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप ऐसे समराइज कर सकते हैं कि तो ओवरऑल पिक्चर ऑफ रेगुलेशन ऑफ फोटोन कैप्चर, कि कितनी एनर्जी सोखी जा रही है, एंड द प्रोडक्शन, कि बचाया कैसे जाए सिस्टम को, और अगर सिस्टम में कुछ डैमेज हो जाए तो उसकी भरपाई कैसे होगी, रिपेयर कैसे होगी ना। कि फोटो प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोटो डैमेज इज ए मल्टी लेवल प्रोसेस, कि काफी सारे उसके स्तर होते हैं कि भाई ऐसे बचा लें, ऐसे बचा लें, ऐसे। पहला जो तरीका है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज सपरेशन ऑफ डैमेज, कि डैमेज को होने ही ना दिया जाए। तो पहला तरीका तो ये कि भाई सिस्टम खराब ही ना हो, वो रास्ता होना चाहिए, द फर्स्ट लाइन कि सपरेशन ऑफ डैमेज। और वो होगा कैसे, कि क्वेंचिंग कर दें, एक्स्ट्रा में जो भी है उसको आप खराब कर दो हीट के रूप में, तो सिस्टम बच जाएगा। इफ दिस डिफेंस इज नॉट सफिशिएंट, आप क्वेंचिंग तो करा रहे हैं, और क्वेंचिंग से जितनी एनर्जी आप हीट के रूप में लॉस कर सकते हो उससे ज्यादा अगर उसका एक्साइटेशन अभी भी चल रहा है, यानी कि अभी भी इल्यूमिनेशन काफी हाई इंटेंसिटी का मिल रहा है, तो अब आप हीट वाला पार्ट भी सेचुरेट कर चुके। पहले आप एक्साइटेशन का जेड स्कीम उसको सेचुरेट कर सके, फिर आपने हीट डिसिपेशन को, आपने क्वेंचिंग को सेचुरेट कर दिया, फिर भी आपका काम नहीं चल रहा है, फिर भी एक्स्ट्रा एनर्जी सिस्टम को रिसीव हो रही, तो क्या करेंगे, तो वहां पे टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे, यानी कि फ्री रेडिकल बनने लग जाएंगे। A variety of squeezing system eliminate the reactive photo product, तो जहाँ पे फोटो प्रोडक्ट्स के रूप में फ्री रेडिकल्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो फिर फ्री रेडिकल तो किसी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देंगे, तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ही खराब हो जाएगी, सारे आपके जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाएंगे। तो उनसे बचने का तरीका क्या है कि भाई चलो कोई बात नहीं, क्वेंचिंग से काम नहीं चल रहा, फिर भी ज्यादा हीटिंग हो रही है, तो फ्री रेडिकल बनेंगे ही बनेंगे, उनसे रोका नहीं जा सकता। और फ्री रेडिकल बन गए तो चलो भाई अब फ्री रेडिकल को हटाएंगे ना, कि कोई प्रॉब्लम वाली चीज बन रही है तो उसको हम हटाएंगे, दिस इज स्क्वेंचिंग, कि फ्री रेडिकल्स को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल। तो वो एक सिस्टम काम करता है। और इफ दिस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑल्सो फेल, कि भाई चलो फ्री रेडिकल बन रहे थे उनको हटा रहे थे, उनसे भी काम नहीं चल रहा, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, द फोटो प्रोडक्ट्स कैन डैमेज, तो फ्री रेडिकल जितने हटाने चाहिए थे उतने नहीं हट रहे, सिस्टम रिमूवल वाला भी सेचुरेट हो गया, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं जो फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्स करने का काम करते हैं, तो वो एंजाइम भी आपके सारे एंगेज हो रखे हैं, सेचुरेशन आ गया उनका भी, तो एक्स्ट्रा हीटिंग है वो फिर प्रॉब्लम देगी, कि जो आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं वो अभी हट नहीं रहे हैं, बन रहे ज्यादा हैं, हट रहे कम हैं, तो वो भी पड़े हुए हैं, तो वो फिर हमारी कुछ खास प्रोटीन है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोटीन, दिस इज द प्रोटीन D1 प्रोटीन। तो D1 प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर जो हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा था उसी में एक खास प्रोटीन है, D1 प्रोटीन। D1 प्रोटीन इज हाईली सेंसिटिव, इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो ये डैमेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो D1 प्रोटीन विल बी डैमेज, और अगर D1 प्रोटीन डैमेज हो गई तो फोटोसिस्टम सेकंड डैमेज हो गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो दिस डैमेज लीड टू फोटो इनहिबिशन, कि अब ऐसा लगेगा कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में ये करेंगे कि भाई जो D1 प्रोटीन खराब हो गई उसको वहां से निकाल दो, ये देन एक्साइज्ड, कि फोटो सिस्टम के अंदर ये प्रोटीन लगी हुई है, क्योंकि पूरा जो आपका क्वांटासोम है वो तो एक कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉम्प्लेक्स में जो पार्ट खराब हो गया वो है D1 प्रोटीन। क्यों हो गया, क्योंकि भी फ्री रेडिकल ने कर दिया। तो रेडिकल क्यों नहीं हटे, क्योंकि भी हटाने वाला सिस्टम सेचुरेट हो गया था। तो रेडिकल क्यों बने, क्योंकि भी क्वेंचिंग नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो पीछे के जो डिफेंस थे वो सारे फेल हो गए, तो फ्री रेडिकल बन रहे थे, और फ्री रेडिकल ने D1 को खराब कर दिया, और D1 प्रोटीन खराब हो गई तो आपका फोटो सिस्टम खराब हो गया। लेकिन लाइट को यूज करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, फूड बनाना है, राइट। तो जो खराब हो गया
उसको वहां से निकाल के उसका नया वर्जन वहां पे डाल दो कि D1 प्रोटीन इज देन एक्साइज्ड। आप उसको वहां से रिमूव कर देंगे, है ना, उसको वहां से हटा देंगे। ये जो खराब वाला पार्ट है ना, उसको वहां से निकाला फ्रॉम द फोटोसिस्टम सेकेंड रिएक्शन सेंटर एंड डिग्रेडेड, और जो खराब वाला है उसको बाद में डिग्रेड कर देंगे, और फिर एक नया D1 प्रोटीन, a new synthesized D1 protein is reinserted into the photosystem second reaction center to form a functional complex। ये आपने कहा कि लाइट से D1 खराब हो गया तो कोई बात नहीं, आप D1 को निकाल दीजिए और एक नया D1 बना करके उसमें डाल दीजिए। यू विल हैव टू गो थ्रू ट्रांसलेशन प्रोसेस, की ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। प्रोटीन जब आपको बनानी होती है तो पर्टिकुलर एमआरएनए को आपको राइबोसोम को देना पड़ता है और फिर वहां से प्रोटीन बन करके आती है, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। क्वेंचिंग से कोई होता ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, सिस्टम बचा रह जाता है। फ्री रेडिकल हट गए तो भी सिस्टम बचा रह जाता है। D1 खराब हो गया तो फिर उसको निकालना पड़ेगा और फिर नया बना करके डालना पड़ेगा। आपने कहा कि भाई चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ जो ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स हैं उनको लगा देते हैं, तो अब ये काम नहीं हो पाएगा और इसमें एक लैग टाइम भी आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि अभी खराब हुआ और हाथों हाथ डल जाएगा, कोई रेडीमेड बना हुआ नहीं है। क्या रेडीमेड बना हुआ होना चाहिए क्या? आपका कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसा पार्ट है उसके बिना मशीन खराब हो जाएगी, तो उसके एडिशनल पार्ट बना के रखें क्या, कि कभी भी दिक्कत आ जाए तो ये डाल देंगे उसमें। आपको क्या करना चाहिए? कोई जरूरी चीज है उसके बिना काम नहीं चलेगा और वो खराब हो सकती है, तो उसके एक्स्ट्रा कॉपी बना के रखें क्या? ठीक है, और कोई आंसर देगा? और कोई आंसर देना चाहता है क्या? साहिल? ठीक है, हल्का? ठीक है, आपके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए ना। ठीक है, जैसे आप लोग अभी नेट की तैयारी कर रहे हो ना, या आप इसके लिए डेडिकेट हो, तो हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो, तो आप साथ में दूसरा कोई ऑप्शन तैयार रखें। करना चाहिए क्या चंचल? आप कह रहे हैं कि कभी भी फेल हो सकता है ये वाला सिस्टम, तो दूसरा सिस्टम या दूसरा ऑप्शन तैयार रखें क्या? ठीक है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेस की, जगह नहीं होती, क्योंकि सारे काम जो जगह है उसी में करने होते हैं, और इस जगह को आप सही भाषा में कहें तो इट इज फॉर कंपार्टमेंटलाइजेशन, कि कुछ कंपार्टमेंट्स हैं और उनका छोटा छोटा सा स्पेस है, और उसमें जितना जगह है उतना ही उसमें डाला जा सकता है, कंपार्टमेंट्स, राइट। और अगर जितना जरूरी है उससे ज्यादा आपने एक्स्ट्रा बना करके यहाँ डाल रखा है तो ये प्रॉब्लम देगा क्या? आपने ये कहा कि ये चीज बहुत काम की है, इसकी हम कई सारी कॉपी बना के यहाँ डाल देते हैं, तो क्या आपके रूटीन काम उससे प्रॉब्लम में जाएंगे कि वो चीजें बार बार बीच में आएंगी कि आपके काम करते समय? आपने कहा कि किचन में गैस सिलेंडर बहुत जरूरी है, आप यहाँ पे 50 सिलेंडर लाके डाल दो ना, कभी भी सिलेंडर खत्म हो जाए तो काम नहीं चलेगा ना, तो 50 सिलेंडर एक्स्ट्रा डाल दो किचन में, तो आपके नॉर्मल काम उतने ही आराम से होंगे। आपको प्रॉब्लम आ रही है। हिंड्रेंस, दिस विल कॉल्ड फॉर मॉलिकुलर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस आएगी, प्रॉब्लम आएगी, इंटरफेयर हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉज हो जाएगा।
तो चीजें उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा चीजें वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं, वो बाकी कामों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनके पास ग्रुप्स हैं, साइड चेन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये इनकी साइड चेन के ऊपर चार्ज भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। दे कैन बी इंटरेक्ट विद एनी मॉलिक्यूल एट द एनी लेवल, दे कैन बी प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। तो वो आंसर नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, खराब हो जाए तो आप नया बनवा लीजिए, तभी तो जीन है ना, तभी तो उनके जीन है, D1 प्रोटीन का जीन है। हाँ, आप उसके D1 प्रोटीन के जीन को एक्टिवेट करा के उसे mRNA बना लो, उससे फिर प्रोटीन बना लो, वो काम में ले लो। हाँ, ऐसा करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होना है, ट्रांसलेशन होना है, फिर मैचुरेशन होना है प्रोटीन का, फिर वो जाकर के इंसर्ट होगी, इट विल टेक टाइम, लेकिन हाँ, बनाई जा सकती है। ये टाइम लगना फिर भी ठीक है, प्रॉब्लम आपके 1000 काम बिगड़ जाए उससे कहीं अच्छा है कि आप थोड़े से समय के बाद में वो चीज बनवा के ले लेंगे, क्योंकि आपको बनाने वाला सिस्टम है आपके पास, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी सेल के पास प्रेजेंट होती है। तो देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भी जब जरूरत से ज्यादा लाइट आती है तो वो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कई कई जगह पे किए जा सकते हैं। पहली जगह तो ये थी कि आप उसको लॉस्ट कर दीजिए, ठीक है ना, ये तो था कि जितनी जरूरत है उतनी आ रही है तो आप इस रास्ते पे होंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, राइट। और जब एक्सेशन होता है तो वो प्रॉब्लम है। पहली तो लाइन ये थी कि भाई आप उसको हीट के रूप में डिसिपेट कर दो, ठीक है, क्वेंचिंग वगैरह करा दो। अगर उसके बाद में भी कुछ बच जाती है तो वो फिर आपको आगे दिक्कत देने वाली है, और वो कौन सी दिक्कत है कि भाई ये बॉन्ड वॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तो फिर भाई फोटो प्रोडक्ट्स बनेंगे जो आपके फ्री रेडिकल्स है, जिसका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल जो बेवजह किसी से भी बात करते हैं, देयर फ्री, एक्चुअल में क्या है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इनमें बिल्कुल बिल्कुल एडजस्ट और सिंक्रोनाइज्ड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई हर किसी से हर किसी प्रकार का इंटरेक्शन करे, तो उसे तो कैसा भी सिचुएशन आ सकता है, वो वैलिड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये सारा सिस्टम डिजाइंड है under the constraints of natural selection, or you can say कि all parts of the machine are very highly designed under the pressure of evolution, ठीक है ना। कोई भी चीज कहाँ है, कैसे काम करता है वो, और उसका सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसको कितनी अमाउंट में किधर काम करना है, पाथवे फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा, कंट्रोल्ड होगा, कौन कब कंट्रोल करेगा। दिस इज वेरी हाईली एंड वेरी फाइनली ट्यून्ड सिस्टम, वेरी हाई लेवल फाइन ट्यून, बहुत अच्छे तरीके से ट्यून किया हुआ सिस्टम होता है। इसकी ट्यूनिंग की जो सैप है ना, वो इवोल्यूशन के द्वारा दी हुई है, तो बेवजह कुछ भी नहीं है, और हर चीज किसी खास वजह से एक खास तरीके से ही काम करती है जीवित सिस्टम्स के अंदर। तो इन चीजों का बहुत बड़ा मीनिंग होता है कि जब जरूरत से ज्यादा कुछ भी होगा तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम कोज करता है, मतलब फ्री रेडिकल जो किसी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर ये बनेंगे तो फिर आपके पास एक दूसरा रास्ता और है कि चलो कोई बात नहीं, ये बन गए तो आप इनको हटा दीजिए, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, कि हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, स्क्वेंचिंग कर सकते हैं इनका, ठीक है ना, फ्री रेडिकल्स को हम डिटॉक्स कर सकते हैं, स्क्वेंचिंग कर सकते हैं। आपको कुछ एंजाइम्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है ये ऐसा काम कर सकता है, या लिक्विड फेज के अंदर फ्री रेडिकल्स को हटाने का काम जो विटामिन सी करता है, एस्कॉर्बिक एसिड, वो ये काम कर सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, फोटो प्रोडक्ट बने तो आपने उनको हटा दिया, हटाने वाले सिस्टम है, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। एक तो आप बनने ही ना दो, डिसिपेट कर दो, अब बन गए तो हटा दो, दो काम तो आपके यहाँ हो गए। अगर ये दोनों सिस्टम सेचुरेट हो गए फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा हीट है, तो भाई अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो हमारा फोटो सिस्टम सेकंड है वो डैमेज होगा, और स्पेशली उसका जो D1 प्रोटीन है वो खराब हो जाएगा। और आप इसी चीज की बात कर रहे थे कि D1 प्रोटीन विल बी डैमेज्ड, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर ये रिवर्ट नहीं होता है, आपको इसका रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर करने का मतलब आपको इसको खराब वाले को रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करके आपको जो नया वाला है वो उसकी जगह पे लगाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने का मतलब आपके पास पहले से तो है नहीं, आपको वो नया बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको उसका mRNA बनाना पड़ेगा। आप उसके mRNA से वो प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन बाद में जाकर के इंसर्ट की जाएगी। तो दिस इज डी नेवो सिंथेसिस। जब आपके पास डी नेवो सिंथेसिस की कोई प्रोटीन नए सिरे से बनता है, तो अगर आपने प्रोटीन इनहिबिटर अप्लाई कर दिए तो ये रास्ता यहीं बंद हो जाएगा। अगर आपने प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स अप्लाई कर दिए तो आप ये काम नहीं करवा पाएंगे।
सीधी सी बात है कि आपको नया बनवाना था और नए बनवाने के तरीके आपने बंद कर दिए, तो अब आप इस डैमेज को नहीं सुधार सकते। हाँ, दूसरी चीज ये थी कि जब आप प्रोटीन बनवाते तो ये जीन एक्सप्रेशन का मामला है, इट विल टेक टाइम, कि ये आपको एक टाइम के बाद में, ऐसा नहीं कि आपने डैमेज किया और हाथों हाथ ये डैमेज सही हो गया, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, एक लैग पीरियड है। अगर ये रिपेयर नहीं किया गया, किसी भी कारण से अगर रिपेयर नहीं किया गया, तो सिस्टम आपका खराब ही पड़ा रहेगा, दिस विल कॉल्ड फोटो इनहिबिशन। तो सिस्टम देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हो क्योंकि क्वांटासोम खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा जो क्वांटासोम है फोटो सिस्टम सेकंड, वो ऐसा लगेगा जैसे ये फालतू में ही पड़ा है यहाँ पे। तो वो फोटो इनहिबिशन है। तो उसके रास्ते क्या है कि भाई यहाँ देख लो यहाँ होता है, तो यहाँ देख लो यहाँ होता है, तो यहाँ नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, आप नया बना के डाल दो, लेकिन सिस्टम को तो चलाओ। तो दिस इज द फोटो इनहिबिशन, कि आप उससे रिमूव करो। कि D1 प्रोटीन जब रिप्लेस हो जाएगी तो सिस्टम दोबारा से फोटो एक्टिव हो जाएगा। अगर ये रिप्लेस हो गया, इसका मतलब हमारा सिस्टम दोबारा से क्या हो गया, फोटो एक्टिव हो गया, राइट। So these are the plants, these are the photosynthetic machinery at the molecular level. हीटिंग कितनी भी हो सकती है, इल्यूमिनेशन का वेरिएशन नेचर का पार्ट है, इंटेंसिटी फ्लक्चुएट कर सकती है, कभी भी कोई भी हालत हो सकती है, एक्साइटेशन कम ज़्यादा हो सकते हैं, उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, ये आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दे देंगे। और ये जो चीज़ें हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस ना। हाँ, इनमें आपको कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी, है ना। एनी क्यूरी? बैलेंस, ठीक है ना। कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाएगी, कार्बन स्टिमुलेशन कम हो जाएगा, ज्यादा हुआ तो फोटो इनहिबिशन हो जाएगा। बैलेंस एंड वन who can perform a right balance, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या ऑर्गेनिज्म हो, जो सबसे शानदार बैलेंस कर सकता है दैट इज द अल्टीमेट विनर, उसके पास सबसे बड़ा स्कोप होता है। इज इट करेक्ट? साइन सही बात है क्या? एम आई राइट? ओके ना, ठीक है ठीक है। देखो ये बातें हमारी हो गई थी कि जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसकी जो D1 प्रोटीन है उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसको फोटो डैमेज हो सकता है ना। दिस इज रिएक्शन सेंटर सेकंड, दिस इज इजीली डैमेज, ठीक है। ये D1 प्रोटीन का मैटर था, ये हमारी बातें हो चुकी हैं, आप इनको समझ चुके हैं। फोटो सिस्टम सेकंड को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फोटो सिस्टम फर्स्ट को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, कि उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट इज पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू डैमेज फ्रॉम एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। द फेरिडोक्सिन एक्सेप्टर कहाँ है, किसकी बात कर रहे हो? फेरिडोक्सिन एक्सेप्टर कौन, कहाँ पे है फेरिडोक्सिन? जब आप जेड स्कीम पढ़ रहे थे तो आपने वहां पे लिया था, डिस्कशन में लिया था कि अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो फेरिडोक्सिन के पास जाते हैं। फेरिडोक्सिन एक्सेप्टर है ऑफ फोटोसिस्टम फास्ट। ये फोटोसिस्टम फास्ट से निकले हुए इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसको जाते हैं? फेरिडोक्सिन को जाते हैं। और फेरिडोक्सिन से बाद में इलेक्ट्रॉन किसको जाते हैं? NADP+ को जाते हैं, राइट। तो आपका जो फेरिडोक्सिन है, फेरिडोक्सिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो फेरिडोक्सिन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट दैट कैन इजीली रिड्यूस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड, कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में आराम से कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, रिडक्टेंट का मतलब जो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, रिडक्टेंट, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। This reduction competes with normal channeling of electrons to the reduction of NADP+ and other processes. So what you are getting from this line, कि आप इस लाइन से क्या समझ रहे हो?
एनीवन? देखो बात ऐसी थी कि यू हैव इलेक्ट्रॉन रनिंग फ्रॉम जेड स्केप, है ना। अल्टीमेटली आप उनको देते हैं फेरेडॉक्सिन को, और फेरेडॉक्सिन बाद में इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है NADP+ को। ठीक है, ये तो डायरेक्ट लाइन थी। इसके बाद में आप यहाँ पे ये कह रहे थे कि द रिडक्शन, कि ये अपने इलेक्ट्रॉन, जो फेरेडॉक्सिन प्रोटीन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन NADP+ को ना दे करके किसको दे दे, ऑक्सीजन को दे दे, और ऑक्सीजन को दे दे तो ये फ्री रेडिकल बन जाए, राइट। तो दिस इज द टू लाइंस। नॉर्मली तो ये होता है कि फेरेडॉक्सिन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, और अब ये एक लाइन इधर जा रही है, तो ये दोनों आपस में compete कर रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा हुए तो वो इलेक्ट्रॉन ये बनाने के लिए काम में आ सकते हैं। तो सुपर ऑक्साइड इज वन ऑफ द सीरीज ऑफ एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज दैट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म इन दिस वे कैन बी एलिमिनेटेड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, जिसमें कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, एस्कॉर्बेट पेरोक्सीडेज एंजाइम्स हैं, जो स्क्वेंजिंग एंजाइम, जो अभी हम बात कर रहे हैं सुपर ऑक्साइड बनते हैं तो उनको हटाने वाले। तो वन इज द सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और दूसरा है एस्कॉर्बेट पेरोक्सीडेज। तो ये स्क्वेंज करते हैं, फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं, स्क्वेंजिंग का काम करते हैं। तो जैसे ही फोटोसिस्टम फेस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस में जब लाइट आएगी तो फोटोसिस्टम फेस्ट के पास भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो जाने चाहिए थे NADP+ के पास में, अब एक्स्ट्रा हो गए तो वो जाएंगे ऑक्सीजन के पास में, और ऑक्सीजन को अगर ये मिल गए तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल में, तो ये वाली लाइन काम करने लग जाएगी। हाँ, फ्री रेडिकल बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है कि आपके जो स्क्वेंजिंग एंजाइम्स हैं वो इनको हटा सकते हैं। हाँ, अगर ये भी फिर ना हटा पाए तो फिर डैमेज की बातें आती हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल का एक लेवल ये भी हो सकता है कि जो हमारे थाइलेकोइड्स हैं, थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक लगे रहते हैं तो उनकी स्टैकिंग होती है, कि थाइलेकोइड जब एक के ऊपर एक लगे रहेंगे इस प्रकार से तो वो ग्रेनम फॉर्मेशन हो जाती है, कि ग्रेनम बनाते हैं, वो स्टैकिंग करते हैं तो ग्रेनम बन जाता है, राइट। और इससे फिर परमिशन मिलती है, परमिट्स एनर्जी पार्टीशनिंग, कि एनर्जी को डाइवर्ट कर दो या टुकड़ों में को डाइवर्ट कर दो बिटवीन द फोटो सिस्टम, क्योंकि आपके पास दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम सेकंड एंड फर्स्ट। तो फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट में एनर्जी को बांटना, और इस एनर्जी को बांटने के लिए जो स्टैकिंग है ये काम करती है, यानी कि जो थाइलेकोइड्स का ग्रेनम के रूप में जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस बात के लिए ऑप्शन है कि आप एनर्जी को फोटो सिस्टम सेकंड एंड फर्स्ट में डिवाइड करके बांट के उनमें लगा सकते हो, ताकि आपका जो डार्क लाइट रिएक्शन है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से होना होता है। तो ये अच्छे प्रकार से जेड स्कीम पूरा का पूरा रन करे, दोनों सिस्टम मिलकर के करेक्टली काम करे, तो दोनों को एनर्जी जितनी चाहिए उतनी मिलनी चाहिए, तो वहाँ बंटवारा जरूरी है, और ये बंटवारा थाइलेकोइड की स्टैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रक्चर की बात आ गई कि हमारा सिस्टम बनावट के आधार पे कैसा है, और वो बनावट सिस्टम के काम की है, एनर्जी को बांटने के हिसाब से बहुत काम किया, तो ये चीज हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, the fact that photosynthesis in higher plants is driven by two photosystem, the first and second, with different light absorbing properties। ठीक है, ये दोनों सिस्टम अपनी अपनी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसको सोखते हैं, और यही प्रॉब्लम है कि दोनों एक जैसी इंटेंसिटी नहीं, या दोनों का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो डिफर करता है, यही प्रॉब्लम भी है कि दोनों को सेम चीज नहीं चाहिए, दोनों को दो अलग अलग चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और दोनों को मिलकर के काम करना होता है, तो दोनों में से एक एक को जो चाहिए वो उतना उतना उनको मिलता रहे, इसकी व्यवस्था कैसे की जाए, और अगर ये नहीं हो पाया तो फिर प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन है स्टैकिंग। समझ रहे हैं बात को? बातें क्लियर हो रही ना कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं?
ठीक है। इफ द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एनर्जी टू फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट प्रिसाइजली मैच्ड, कि जितनी चाहिए उतनी नहीं, कम ज्यादा मिल रही हो तो, एंड कंडीशंस आर सच, या कंडीशन ऐसी हो दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय द अवेलेबल लाइट, कि जो लाइट है उसके ऊपर अगर फोटोसिंथेसिस कितना होगा ये डिपेंड कर रहा हो, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कब होगा, जब दोनों सिस्टम को जितनी जितनी एनर्जी चाहिए उतनी उतनी उनको मिल जाए। तो जो बहुत ही सटीक जो बंटवारा है, प्रीसाइज का मतलब बहुत ही सटीक जो होता है, प्रीसाइज कि जितना चाहिए उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं, दिस इज प्रीसाइज। कि अगर वो प्रीसाइज ना हो तो प्रॉब्लम होगी, और प्रीसाइज होगा तो सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा, तो आउटपुट अच्छा आएगा। तो the rate of electron flow will be limited by photosystem that is receiving less energy। तो जिस सिस्टम को कम एनर्जी मिल रही है उससे इलेक्ट्रॉन निकलना धीरे हो जाएगा, और जिसको ज्यादा मिल रही है उससे इलेक्ट्रॉन निकलना तेज हो जाएगा, तो दोनों कॉम्बिनेशन में नहीं आ पाएंगे, तो वो आउटपुट उनका उस अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाएगा। तो वो दोनों ही सिस्टम के गर्म होना, इनकी लाइट को ऑब्जर्व करने का मतलब दोनों सिस्टम अपने अपने हिसाब से गर्म होते हैं, और दोनों अपनी अपनी लाइट को सोखते हैं। अब दोनों को मिलके काम करना है, तब नतीजा निकल के आता है। तो दोनों को उनके हिसाब से कितनी कितनी लाइट दी जाए, इसकी व्यवस्था हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इन द मोस्ट एफिशिएंट सिचुएशन, यानी कि जब दोनों सिस्टम परफेक्टली काम कर रहे हैं, तो मोस्ट एफिशिएंट की सिस्टम बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है, द इनपुट ऑफ एनर्जी वुड बी द सेम, कि एनर्जी उनको इनपुट के रूप में इतनी मिलनी चाहिए टू द बोथ फोटो सिस्टम। ठीक है, कि दोनों को जितनी चाहिए उतनी मिल रही हो, तो उसमें पे दोनों सिस्टम मिलकर के परफेक्टली काम करेंगे और ये एफिशिएंट कंडीशन होगी। हाउएवर नो सिंगल अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स वुड सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट, कि आप पिगमेंट्स को कैसे भी अरेंज करके ये सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, बिकॉज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, ये अलग अलग टाइम के ऊपर द लाइट इंटेंसिटी ये बराबर होती ही नहीं है। तो आपने एक बार कोई सेटिंग कर दी, वही सेटिंग दिन भर काम करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सेटिंग से इसका आंसर नहीं निकाल सकते। और फिर दूसरी बात यह आती है कि जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है टेंड टू फेवर वन फोटो सिस्टम और द अदर, कि एक समय पे जो लाइट में जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो एक सिस्टम वाली अच्छी आ रही है, दूसरी बार दूसरी वाली अच्छी आ रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लैम्डा है वो डिपेंड कराता है कि पेनिट्रेशन पावर कितना होगा। जब आप कहते हैं कि लैम्डा बड़ा हो गया तो पेनिट्रेशन कम हो जाता है, तो लाइट अंदर तक नहीं जा पाएगी, और लैम्डा छोटा होता है तो लाइट अंदर तक जा पाती है। तो दिन भर लाइट एक जैसी नहीं होती है, लाइट की जो भेदन क्षमता है वो एक जैसी नहीं होती है। तो आप सिस्टम के कंपोनेंट्स को एक सेटिंग में छोड़ दें, उसी से दिन भर की सारी सिचुएशन में सारे काम बराबर होते रहे, ये नहीं पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। तो आप स्ट्रक्चर से इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, ये बात ऐसे थी। ओके, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा? दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय ए मैकेनिज्म दैट शिफ्ट, कि जहाँ पे शिफ्टिंग होती है, एनर्जी को शिफ्ट कर दिया जाता है फ्रॉम वन फोटो सिस्टम टू अनदर सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द लाइट, कि लाइट की अलग अलग कंडीशंस के अंदर कितनी एनर्जी को किधर भेजना है, इसकी शिफ्टिंग होती रहती है। बार बार एनर्जी को कम ज्यादा किधर कम करना, किधर ज्यादा करना, इसका शिफ्टिंग चलता रहता है। और ये शिफ्टिंग ही सही मायने में इसका सॉल्यूशन है, कि रिजोल्यूशन इसी से हो सकता है कि कब किसको कितनी चाहिए ये उतनी उतनी उनको देते रहें। तो क्योंकि दिन भर कंडीशन अलग अलग है, इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग जब ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर दो, कम चाहिए तो कम कर दो। तो ऐसा एक कंट्रोल होना चाहिए शिफ्टिंग जैसा ना। तो such a regulating mechanism has been shown to operate in different experimental conditions. The observation that the overall quantum yield of photosynthesis is nearly independent of the wavelength. इसका मतलब ये है कि आपने ये कहा कि the wavelength condition 1 एंड वेवलेंथ कंडीशन 2। तो इससे तो फिर क्या होना चाहिए? इससे तो ये होना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो क्वांटम यील्ड है वो
अलग प्रकार की आनी चाहिए और यहाँ पे जो क्वांटम यील्ड है वो अलग प्रकार की आनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो अलग अलग जो लाइट की कंडीशंस हैं उनमें जो क्वांटम यील्ड है वो अलग अलग ना करके सेम आती है। तो ऐसे कैसे हो गया कि भाई आपने अलग अलग लाइट दी, कंडीशन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग थी, तो क्वांटम यील्ड भी अलग अलग आनी चाहिए थी, लेकिन क्वांटम यील्ड तो ऑलमोस्ट सेम आती है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन हो गया इसका। तो सॉल्यूशन हुआ तो कैसे हुआ उस चीज को हम समझेंगे। तो इस चीज से बात समझ में आती है कि ऐसा कुछ होता है कि ऐसी कोई मैकेनिज्म काम करती है जो शिफ्टिंग करती है, या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिस्टम के पास है जिससे वो ऐसे काम कर सकता है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग वेवलेंथ के अंदर क्वांटम यील्ड हमारी सेम आती। तो ऐसा तभी हो सकता है जब एनर्जी को कम ज्यादा करने के ऑप्शन या पर्टिकुलर जो रिजोल्व करना है वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा हो। ओके, तो जो आपके थायलेकोइड मेम्ब्रेन्स हैं, क्योंकि क्वांटासोम यहीं पे हैं, थायलेकोइड मेम्ब्रेन्स कंटेन ए प्रोटीन काइनेज। तो दिस इज ए पर्टिकुलर एंजाइम जो थायलेकोइड मेम्ब्रेन में है। काइनेज है, काइनेज का मतलब क्या है कि किसी के ऊपर फॉस्फेट को जोड़ेगा, ऐड करेगा ना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। किसी प्रोटीन या एंजाइम के ऊपर जो फॉस्फेट को जोड़ते हैं उनको आप काइनेज बोलते हैं। तो दैट कैन फॉस्फोराइलेट, जब किसी के ऊपर फॉस्फेट जोड़ा जाता है तो इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। और फॉस्फोराइलेशन कहाँ जोड़ा जाएगा, स्पेशली आपने सेरीन, थ्रियोनिन, जिनकी साइड चेन के अंदर OH होता है ना, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन रेसिड्यू ऑन द सरफेस ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड। तो आपने ये कहा कि जो आपका फोटोसिस्टम सेकंड है, फोटोसिस्टम सेकंड के साथ में जो प्रोटीन मिली है उसको आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रोटीन है उन्हीं प्रोटीन के पास कौन सा अमीनो एसिड है, दिस इज द प्रोटीन अमीनो एसिड थ्रियोनिन। और उस थ्रियोनिन की साइड चेन के ऊपर जो OH है उस OH की जगह पे यहाँ पे कौन लग जाए, फॉस्फेट लग जाए। तो दिस विल बी कॉल्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। और ये कौन करे, कोई काइनेज करे। और ये काइनेज कहाँ पाया जाता है, इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। तो बात ये सी थी कि ये सिस्टम थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ही है, और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ही कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो किसी प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट जोड़ सकते हैं। और उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड की जो प्रोटीन्स हैं उनके थ्रियोनिन के ऊपर फॉस्फेट का जुड़ना। तो जो LHC सेकंड है वो क्या है, वन ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड एंटेना पिगमेंट प्रोटीन है, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो फोटोसिस्टम सेकंड के एंटेना है उनके साथ मिल करके काम करती है, ठीक है। व्हेन LHC इज नॉट फॉस्फोराइलेटेड, जब इसके जिसकी ये कंडीशन ये होती है कि जब थ्रियोनिन के ऊपर OH है, ठीक है ना, it delivers more energy to photosystem second। कि आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जिस समय पे जो फोटोसिस्टम सेकंड का आपने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लिया, लाइट सेकंड, और इसका जो थ्रियोनिन है उस थ्रियोनिन की हालत क्या है, थ्रियोनिन की हालत है कि उस पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। इस समय पे क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हो दिस इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटीन है जो इस सिस्टम के लिए काम करती है। तो ऐसी हालत में ये प्रोटीन एंटेना मॉलिक्यूल्स को इस प्रकार से काम कराती है कि मोस्टली जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफर की जाती है, टू फोटोसिस्टम सेकंड। यानी कि आप नॉर्मली ये समझें कि जब थ्रियोनिन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ नहीं है तो मेनली जो एनर्जी वो फोटोसिस्टम सेकंड को जाती है, ठीक है। एंड अगर इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ जाए तो व्हेन इट इज फॉस्फोराइलेटेड इट डिलीवर्स मोर एनर्जी टू फोटोसिस्टम फास्ट। तो यानी कि ये अब शिफ्टिंग कर देगा कि ये एनर्जी को, जब ये इस फॉर्म में होता है तो एनर्जी को इधर भेजता है फोटोसिस्टम सेकंड की तरफ। और अगर इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ जाए, कि थ्रियोनिन के ऊपर अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो अब ये प्रोटीन क्या करेगी, एनर्जी को सिस्टम सेकंड की तरफ भेजने के बजाय किधर डाइवर्ट कर देगी, फोटोसिस्टम फर्स्ट की तरफ डाइवर्ट कर देगी, राइट।
तो बात ये आई कि भाई आपका जो एनर्जी है वो ज्यादा फोटो सिस्टम सेकंड की तरफ जाएगा या फेस्ट की तरफ जाएगा, ये डिपेंड करता है कि जो एलएचसी सेकंड है, एलएचसी सेकंड है, इसकी हालत क्या है। अगर इसकी हालत अनफॉस्फोरेटेड है तो एनर्जी जाएगी फोटो सिस्टम सेकंड को, अगर ये फॉस्फोरेटेड है तो एनर्जी जाएगी फेस्ट को। ठीक है, अभी आप इतनी बात कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड फॉस्फोरेटेड है या अनफॉस्फोरेटेड है, आप उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि एनर्जी सेकंड को जाएगी या फर्स्ट को जाएगी। ओके, अब इस काइनेज को कैसे पता चले कि मेरे को काम करना है कि नहीं करना। ठीक है ना, कि द काइनेज इज एक्टिवेटेड, काइनेज कब काम करेगा या चालू कब होगा, व्हेन प्लास्टोक्विनोन, काइनेज ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है ना, ऑन और ऑफ, कि काइनेज को काम करना है या नहीं करना उसको कैसे पता चलेगा, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक्टिवेट कब होगा, व्हेन प्लास्टोक्विनोन वन ऑफ द कैरियर बिटवीन फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड एक्यूमुलेट इन द रिड्यूस स्टेट। तो जब प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस स्टेट में हो तब ये ऑन होता है, यानी कि PQH2, प्लास्टोक्विनोन जब रिड्यूस फॉर्म में हो। अब आप समझ गए होंगे कि रिड्यूस फॉर्म में कब होता है, रिड्यूस फॉर्म में कब होता है, जब ये स्ट्रोमा साइड से H प्लस को उठा के अपने साथ जोड़ लेता है, राइट। और स्ट्रोमा से H प्लस को कब जोड़ा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं, राइट। तो रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन accumulates when photosystem second is being activated, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड से ट्रैवल करते हैं, फिर आप फोटोसिस्टम फर्स्ट में भेजेंगे, बीच में क्विनोन का पूल आता है, तो वहां पे आप प्लास्टोक्विनोन की बात कर रहे हैं। और द फॉस्फोराइलेटेड जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड देन माइग्रेट आउट ऑफ द स्टब्ड रीजन, जब ये ऑन होगा। ठीक है ना, जिस समय पे आपका फोटोसिस्टम, देखो यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन H2 ये कब बनेगा, जब फोटो सिस्टम सेकंड ने काम किया हो, और सेकंड ने काम किया हो तो ये बन गया है, और ये बन गया है तो हमारा काइनेज ऑन हो जाएगा, और काइनेज ऑन होगा तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ देगा, फॉस्फेट जोड़ देगा तो एनर्जी किधर जानी चालू हो जाएगी, फोटो सिस्टम फर्स्ट को जानी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो द फॉस्फोराइलेटेड, जैसे उस पे फॉस्फेट जुड़ेगा, देन माइग्रेट आउट ऑफ द स्टैक्ड रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन, तो वो मेम्ब्रेन का जो स्टैक्ड रीजन है उससे बाहर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, जो अनस्टैक्ड भाग है वहां पे, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन विद द नेगेटिव चार्जेस ऑन एडजेसेंट मेम्ब्रेन्स। ओके, आप इसको ऐसे समझिए कि जिस समय पे फोटो सिस्टम सेकंड काम कर रहा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जेड स्कीम में ट्रेवल कर रहे हैं, और जेड स्कीम में ही एक भाग आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन है वो क्यूनॉन के पास जा रहे हैं, और क्यूनॉन कन्वर्ट हो रहा है रिड्यूस फॉर्म में, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्यूनॉन रिड्यूस फॉर्म में बन रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ये बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फोटो सिस्टम सेकंड काम कर रहा है, ये काम कर चुका है, तो अब ज्यादा एनर्जी इसको नहीं देनी है, अब उसको देनी है जिसको काम करना है, राइट। तो ऐसी हालत में एनर्जी को शिफ्ट करना है फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ, और फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी किधर जाएगी, कि मैं एनर्जी को इधर भेजूं या इधर भेजूं, ये डिसीजन लेना है किसको, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड की प्रोटीन को। और ये डिपेंड कैसे करेगा, डिपेंड ऐसे करेगा कि भाई मेरे ऊपर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है या फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो मैं इसको फोटो सिस्टम फर्स्ट को भेज दूंगा एनर्जी को, और अगर OH वाली कंडीशन है तो मैं फोटो सिस्टम सेकंड को भेज दूंगा एनर्जी को, राइट।
तो जिस समय पे ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म उपलब्ध है, इसका मतलब फोटोसिस्टम सेकंड काम कर चुका है, तो अब इसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी हालत में एनर्जी को इधर भेजना है। इधर भेजना है तो क्या होना पड़ेगा, फॉस्फेट को जुड़ना पड़ेगा। फॉस्फेट को जुड़ना पड़ेगा तो इसका मतलब काइनेज को ऑन करना पड़ेगा। तो काइनेज विल बी ऑन, कि जैसे ही प्लास्टोक्विनोन का लेवल हाई होगा तो काइनेज ऑन हो जाएगा, और काइनेज के ऑन होते ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो थ्रेओनिन था उसके ऊपर OH की जगह पे कौन आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा, और अब ये चैनल काम करने लग जाएगा कि एनर्जी फोटोसिस्टम फेस्ट को जाने लग जाएगी, राइट। और इसके बाद में जस्ट रिवर्स उल्टा होगा कि जब इसका लेवल गिर जाता है, अब आप ये कह रहे हैं कि इस समय पे जो मैक्सिमम काम है वो कौन कर रहा है, फोटोसिस्टम फेस्ट कर रहा है कि भाई ईस्ट की तरफ एनर्जी जा रही है तो ये काम करने लग गया। अब धीरे धीरे इसका लेवल कम होगा तो फिर इधर जो ट्रांसफर होता है इसको रोकना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि अब इसको रोकना पड़ेगा, इधर रोकना पड़ेगा। तो ये कब रुकेगा, जब इसका फॉस्फेट हटेगा इसका मतलब फॉस्फेट को हटा करके यहाँ पे OH लगाना पड़ेगा। तो फॉस्फेट को हटाने वाले एंजाइम होते हैं फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज को ऑन करना पड़ेगा, और फॉस्फेटेज ऑन कब होंगे, जब क्विनोन की रिड्यूस फॉर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब आपने कहा कि फोटोसिस्टम सेकंड ने ज्यादा काम कर दिया तो अब उसकी तरफ लाइट भेजना बंद कर दो। कैसे करोगे, काइनेज को कहो कि वो LHC को चेंज कर दे, और LHC जैसे चेंज हुआ तो एनर्जी जाएगी फेस्ट को। अब फिर आप कह रहे हैं कि फोटोसिस्टम फेस्ट को ज्यादा चली गई तो अब चलो भाई इसका बंद करो, अब फेस्ट सेकंड को भेजो। तो आप क्या करेंगे कि चलो भाई फॉस्फेट की वजह से जा रही थी, फॉस्फेट को हटाओ, इसका मतलब फॉस्फेटेज को चालू करो। फॉस्फेटेज जैसे चालू हो जाएगा अब एनर्जी इस रास्ते पे जाने लग जाएगी, अब ये बंद हो जाएगा। तो LHC सेकंड का बहुत बड़ा रोल है कि LHC सेकंड एक नॉब है, शिफ्टिंग करती है कि एनर्जी को मैं किधर दूं, सेकंड वाले को दूं या फर्स्ट वाले को दूं, डिपेंड करता है कि क्विनोन की रिड्यूस फॉर्म कम है या ज्यादा है तो वो फिर फर्स्ट की तरफ भेजेगा, क्योंकि पहले से सेकंड काम कर चुका है तो फर्स्ट को देना है तो वो उधर डाइवर्ट कर देगा। अब अगर उसका लेवल कम हो गया, इसका मतलब आपको दोनों को कंबाइंड सिस्टम काम कराना है, तो अब आपको फोटोसिस्टम सेकंड चलाना है, तो आप एनर्जी को उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो फॉस्फेट को हटाने के लिए फिर फॉस्फेटेज को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए बात को, इज इट क्लियर? अभी कह रहे हैं कि द फॉस्फोराइलेटेड, जैसे ही फॉस्फेट जुड़ जाएगा ना, फॉस्फोराइलेटेड देन माइग्रेट आउट ऑफ द स्टैक्ड रीजन, कि जहां पे स्टैकिंग हो रही थी उस स्टैकिंग से बाहर आ जाएगा। स्टैकिंग के बाद में यहाँ पे आपने ग्रेनम लिए थे ना, इंटरग्रेनम थाइलेकोइड, जिनको आपने फ्रैट चैनल बोला था। तो आपका जो LHC सेकंड है वो यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में आप क्या कह रहे थे, आप ये कह रहे थे कि जो यहाँ वाला भाग है दिस इज नॉन अप्रेस्ड रीजन एंड दीज आर अप्रेस्ड रीजन। तो आपके जो फोटोसिस्टम फेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं मेनली, फोटोसिस्टम फेस्ट मेनली कहाँ पाए जाते हैं, अप्रेस्ड में या नॉन अप्रेस्ड में? नॉन अप्रेस्ड में। तो जो लाइट को बांटने वाला वो कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। और फिर जैसे आपने कहा कि चलो इधर आप लाइट ज्यादा दे दी तो वापस इधर जाएगा, तो वापस आपका फॉस्फेटेज का रोल होगा, ठीक है ना। द लेटरल माइग्रेशन ऑफ LHC सेकंड शिफ्ट द एनर्जी बैलेंस टुवर्ड फोटोसिस्टम फर्स्ट व्हिच इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा लैमेली। तो फ्रैट चैनल है, इनको आप स्ट्रोमा लैमेली, इंटरग्रेनम लैमेली ये सब बोल सकते हैं इनको ना, जो दो ग्रेनम को आपस में जोड़ते हैं। एंड अवे फ्रॉम द फोटोसिस्टम सेकंड which is located in the stalked membrane of the granum। तो जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो तो अप्रेस्ड में प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो नॉन अप्रेस्ड में प्रेजेंट है। तो जब अप्रेस्ड वाला काम कर चुका तो आपको पता चल गया कि भाई प्लास्टोक्विनोन की रिड्यूस फॉर्म है, तो अब आप LHC को इधर भेज दो, ऐसे तो जाएगा नहीं, आप इसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ दो, फॉस्फेट कोई जोड़ेगा, आप काइनेज को चालू कर दो, ठीक है ना, ऐसी बात है। ठीक है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टेट 2, कि जब इधर जाता है दिस इज स्टेट 2 कंडीशन, ठीक है।
If plastoquinone become more oxidized because of excess excitation of the photosystem fast, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उसको चले जाएंगे तो PqH2 का लेवल क्योंकि वापस से ऑक्सीडाइज होगा तो इससे क्यूनोन बनेगा, तो जब ये वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसका लेवल कम हो जाएगा. So the kinase is deactivated and the level of phosphorylation of LSC2 is decreased by the action of membrane bound phosphatase. तो फॉस्फेट हटने लग जाएंगे और इस समय पे जो LSC2 है वो वापस से बैक आ जाएगा, कि जो यहाँ से यहाँ गया था वापस यहाँ से यहाँ आ जाएगा. तो दिस इज अगेन शिफ्टिंग एंड दिस इज द कंडीशन स्टेट 1. तो सारी जिम्मेदारी किसकी आ गई, LSC2 की आ गई कि भाई मैं जो स्टैक में है उनको दूं या अनस्टैक में उनको दूं, तो वो बार बार इधर उधर जाता है, वो उसका लेटरल माइग्रेशन होता है. और लेटरल माइग्रेशन डिपेंड करता है कि भाई वो अप्रेस से नॉन अप्रेस में जाएगा तो उसके ऊपर फॉस्फेट लगा होना चाहिए, और नॉन अप्रेस से अप्रेस्ड में आएगा तो उसका फॉस्फेट हट जाना चाहिए. तो फॉस्फेट लगाना है तो आप काइनेस को ऑन कराएंगे और हटाना है तो आप फॉस्फेटेज को ऑन कराएंगे. और नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि द नेट रिजल्ट इज अ वेरी फाइन वेरी प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फोटो सिस्टम्स, allowing the most efficient use of available energy, कि जितनी एनर्जी मिल रही है उसका बेस्ट बना करके दिया जा सकता है, यानी कि जितनी जहाँ जरूरत है उतना वहाँ बांटा जा रहा है और दोनों सिस्टम को बराबर काम करा करके और दोनों सिस्टम से मिलकर के बेहतरीन जो आउटपुट है फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी का वो लिया जा रहा है. तो इस प्रकार से जो सिस्टम है वो अपना जो एनर्जी है उस एनर्जी को दोनों फोटो सिस्टम्स जो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देते हैं उनको कैसे कोऑर्डिनेशन में रखा जाता है. और कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है, दिन भर के जो इंटेंसिटी के मामले हैं उन इंटेंसिटीज का सॉल्यूशन दोनों से बेहतरीन काम कैसे लिया जाए इसके लिए LSC2 कैसे जिम्मेदार है, ये आपने यहाँ पे डिस्कस किया था. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर. और अगर आपका कोई क्यूरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे बताएं. क्या बातें क्लियर है? अलका क्लियर? ठीक है, हाँ अलग अलग है. वो आपने अभी लिया था कि जो फोटो डैमेज था ना उससे बचाने के लिए डिसिपेशन वगैरह की जो आप बातें कर रहे थे. और स्पेसिफिकली क्या है कि जो ज्यादा तो चीजें हैं नहीं, जैसे कुछ मैन पॉइंट्स हैं, जैसे डैमेज की बात हो, प्रोटेक्शन की बात हो, स्क्वेंचिंग की बात हो, तो पर्टिकुलर प्रोटीन है, पर्टिकुलर कंपोनेंट है, बस थोड़ा सा आप उनको ध्यान रखेंगे ना. कि नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग अपीयर टू बी प्रेफरेंसली एसोसिएट विद द पेरिफेरल एंटेना कॉम्प्लेक्स ऑफ, ये वो नहीं है, यानी कि आप D1 अलग चीज है, ये नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के लिए काम करने वाली अलग प्रोटीन है. और वो तो सीधी सी बात आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जब दो का नोमेनक्लेचर अलग है तो ऑब्वियसली वो है ही अलग, उनके काम भी अलग है. ठीक है, इसके बाद में है जेनेटिक्स असेंबली एंड इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स. ओके, चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे. कुछ बातें आपको दूसरे यूनिट से भी जोड़ेंगी, जैसे प्रोटीन सॉर्टिंग वगैरह की चीजें यूनिट सेकंड में रह जाती हैं, सेल बायो वाली वहां से ऐड हो जाएंगी. ठीक है, पर्टिकुलर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सिंथेसिस वगैरह ये थोड़ा सा आप देख लेंगे तो सुपरफिशियली कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातें किसी इक्वेशन का हिस्सा होती है तो वो हो जाएंगी. देन आफ्टर हम इस पार्ट का मतलब लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है उसको हम सम अप कर देंगे. और इसके बाद में यहाँ तो क्या है कि हमारा प्रॉपर जो था वो इतना था कि भाई आपने पर्टिकुलर लाइट को कैप्चर कराया और आपने पानी से ऑक्सीजन निकाली, इलेक्ट्रॉन निकाले, H+ निकाले. आप H+ का ग्रेडियंट भी बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं तो भी ग्रेडियंट बनाते हैं.
और फिर आप उससे ताकत वाली चीज NADPH बना लेते हैं, और फिर वो जो ATP भी बनता है, NADPH बनता है, वो फिर आगे काम के आते हैं। तो उनमें जो एनर्जी है वो कार्बन रिएक्शन यानी कि जो कार्बन एसिमिलेशन है उसमें काम आती है। तो अगला जो पार्ट होगा इसके बाद में, दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दैट इज द डार्क रिएक्शन, और वी कैन से दैट कार्बन रिएक्शन, कार्बन एसिमिलेशन, ठीक है, वो रहेगा। अब हम केमिकली कन्वर्ट करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो सारा रहेगा। C3 साइकिल क्या है, उसके डेरिवेटिव्स आएंगे, फिर भी चलो कहीं पे प्रॉब्लम है तो C4 क्या हो जाता है। कुछ पौधे बेचारे दिन में स्टोमेटा नहीं खोल सकते, रात में खोलते हैं, तो उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो वहाँ पे आपको कैन पाथवे लेना पड़ेगा। तो पाथवे होंगे, उनके कंट्रोल होंगे, ठीक है। और जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन आने लग जाता है। इंटरेस्टिंग है। और CSIR की स्पेसिफिक एरिया, CSIR बार बार पूछता है इंस्टीट्यूशन, हालांकि BSc MSc क्लासेस में आपने बहुत बार इसको अच्छे से डिस्कस किया है, आप जानते हैं, लेकिन आपको उनसे भी फाइन लेवल के ऊपर इन चीज़ों को समझना। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें पर्टिकुलरली हम जो है डायरेक्ट रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने का रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपके जो PDFs हैं आप उनको भी रिवाइज कीजिएगा ना, और जो वीडियोज आपके साथ शेयर होते हैं ना आप उनको रिवाइज जरूर करें, और जो भी टॉपिक्स हैं उनसे मेन पॉइंट्स को आप जरूर पिन आउट करना चालू करें, और उनको कहीं आप राइट अप में लें, और लास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को देखते हुए जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको थोड़ा सा आप सीरियसली लेके कवर कर लेना। फिर यहाँ से ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा और पेपर में आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे चीज़ें आपको पता हो जाए और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, फिर ज़्यादा इश्यू नहीं है। ठीक है,